चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, इंग्लिश में होता है मेंसुरेशन और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्र में की अगर बात करें क्षेत्र की, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र का मापन। क्या बोलते हैं? क्षेत्र का मापन। ठीक है, तो मेंसुरेशन के अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा आपका 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। एक होता है 2D फिगर और एक हो जाता है 3D फिगर। तो 2D फिगर की बात करें तो 2D फिगर का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, बस दो मेजरमेंट किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। ठीक है, और 3D मतलब जिसमें तीन विमाएँ हों, जिसमें हम तीन चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन आपने लिया। ठीक है, तो ज़मीन लिया तो ज़मीन का बस ऊपरी सतह आप यूज़ करते हैं, वही होता है ज़मीन में तो बस ऊपरी सतह होता है, तो उसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। तो कभी भी जैसे अगर आपसे बताएं कि 2D की बात करें तो प्लेन सरफेस ही होता है। वो क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है, उसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे मान ली पहले ज़मीन लिया तो ज़मीन में क्या होगी? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2D फिगर। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपको कोई कमरा वहाँ बनवाना हो, तो अगर कमरा बनाना तो आप दीवार खड़ा कराएंगे। ठीक है, तो पहले से लंबाई चौड़ाई तो थी, उसमें ऊंचाई भी आ गई, तो तीन चीज़ें का मेजरमेंट होने लगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वहाँ फिगर हो गया 3D। तो चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ आकृतियों के बारे में बता देते हैं जो 2D होते हैं और 3D होते हैं। 2D की अगर बात करें तो 2D में आपका कौन हो जाएगा? आयत आ जाएगा, किसी भी अन्य प्रकार का चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा आपका 2D आकृति में। ठीक है, बहुभुज हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि त्रिभुज हुआ, आयत, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज, वर्ग हो गया, बहुभुज हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, ये ऐसे भी और भी अन्य चीज़ें हैं। ठीक है ना, जो छोटे छोटे पार्ट जुड़े हैं इनसे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो आयत, चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज, बहुभुज, वृत्त, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? 2D के अंतर्गत। और 3D फिगर की अगर बात करें तो 3D फिगर में आयत में अभी हमने बताया कि अगर दीवार खड़ा करें तो क्या बनता है? कमरा बना तो घनाभ का शेप ले लेता है। किसका शेप ले लेता है? घनाभ। तो 3D फिगर में घनाभ हो गया। ठीक, वर्गाकार कमरा घन होता है। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज से हमको याद आता है पिरामिड। ठीक है, देखते हैं कि पिरामिड की दीवारें त्रिभुजाकार होती हैं। ठीक है, उसके यहाँ से आ जाइए प्रिज्म पे। ठीक, उसके यहाँ से गोला, बेलन, शंकु। ठीक है, तो घन, ये बताइए तो 2D फिगर में कौन कौन सी आकृति आ गई बताइए? आयत आ गया, चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज, बहुभुज, वृत्त, और इसी प्रकार की अन्य भी जो भी द्विविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये आएंगे। 3D में क्या हो गया? घनाभ हो गया, घन हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और इसी प्रकार की अन्य भी कुछ आकृतियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके शुरुआत में कौन? 2D फिगर हो गया, और ये क्या हो गया? 3D फिगर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि त्रिभुज की बात करते हैं। मेंसुरेशन में मैं शुरू करूंगा त्रिभुज। ठीक है, तो अगर त्रिभुज की बात करें
तो त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? ट्राइंगल। ठीक। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो समतल आकृति होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और उसमें क्या होता है? तीन कोण भी सन्निहित होते हैं, ठीक ना। उसमें क्या होता है? तीन भुजाएं अगर हैं तो तीनों भुजाओं में जो दो दो भुजाएं हैं उनके बीच का जो झुकाव होता है वो कोण निर्मित करेगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो समतल आकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जैसे मान लीजिए कि यही त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। ठीक है। तो तीनों कोण का मतलब देखिए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है। यानी कि हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अगर लेते हैं तो कितना अंश हो जाएगा? ये 180 अंश। ठीक है। कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, कोण ए, कभी भी कोण को कैपिटल लेटर से लेते हैं तो कोण ए के सामने स्मॉल ए, कोण बी के सामने क्या हुआ? स्मॉल बी, और कोण सी के सामने क्या होता है? स्मॉल सी। ठीक। तो यहाँ पर अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के दो भुजाओं का शेष भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। शेष भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। ये त्रिभुज का स्ट्रक्चर इसी आधार बनता है। अगर ये कंडीशन नहीं मिलता है तो उस त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। तो मतलब समझिए इसका, यानी ए और बी जोड़ते हैं अगर हैं, अगर ए को जोड़ते हैं और बी को जोड़ते हैं तो शेष बची भुजा कौन है? सी। ये सी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इनका योग क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी हमने जोड़ लिया। अगर बी और सी को जोड़ते हैं तो बी और सी को अगर जोड़ते हैं तो शेष बची भुजा कौन है? यहाँ पे बी और सी अगर लिया तो शेष बचा कौन? ए। ये ए से बड़े हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम किसको लेते हैं? सी को लेते हैं और ए को लेते हैं। ठीक है। सी और ए का योग लेते हैं तो सी और ए का योग लेते हैं तो बची हुई भुजा कौन है? शेष बची भुजा कौन है? बी। ये बी से बड़ा हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी जोड़ेंगे तो c से बड़ा होगा। ठीक है। b प्लस सी जोड़ते हैं तो a से बड़ा होगा, और c प्लस a जोड़ते हैं तो किससे बड़ा हो जाएगा? b से बड़ा हो जाएगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मतलब कोई भी दो भुजाओं का योग शेष भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। अगर उसका मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा? शेष भुजा से अधिक होगा। अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए, क्या इस तरह के त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? इस तरह के त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? देखिए, 3 है, 4 है, 8। तो हम कोई दो भुजा जोड़ते हैं। ठीक है। 8 और 4 जोड़े तो देखिए 3 से बड़ा हो रहा है। हमने बोला ना कि दो जोड़ो तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए हम 8 और 4 8 4 तो जोड़ दिया। ठीक है। अब हम 8 और 3 जोड़ते हैं तो 8 और 3 जोड़ते हैं, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो शेष बचा कौन? 4। 4 से बड़ा हो रहा है। ठीक है। अब हम जोड़ते हैं 4 और 3 को। ठीक है ना। किसको जोड़ते हैं? 4 और 3 को। तो 4 और 3 को जोड़ा तो शेष बची भुजा कौन है? 8। ठीक। इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा ना होके क्या हो गया? छोटा हो गया। तो हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तभी त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर बस क्या हुआ? दो ही कंडीशन फॉलो किया, ये तीसरा कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया, ये फॉलो नहीं किया। यानी कि इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बन सकता, इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बन सकता। लेकिन अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर 3 के बजाय क्या होता? 3 के बजाय अगर यहाँ पर 5 होता
3 दोनों को जोड़िए, 8 4 12, 5 से बड़ा है, 5 4 9, 8 से बड़ा है, 8 5 13, 4 से बड़ा है। तो कोई भी दो संख्या जोड़ने पर बची हुई तीसरी संख्या से वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो तभी उस त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर शेष बची भुजा से छोटा होता है। अंतर क्या होता है, छोटा होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर शेष बची भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब समझिए, बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यही चीज अभी हमने बताया कि देखिए ए और ये बी और ये क्या हुआ सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने क्या, स्मॉल सी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने ए और बी का अंतर लिया। किसका अंतर लिया, ए और बी का अंतर लिया। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो बड़ा होता है छोटा घटा देंगे, अंतर का चिन्ह है, ठीक है। तो ए माइनस बी का अंतर लिया, तो ये बताइए वो किससे छोटा होना चाहिए, सी से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, सी से। देखिए इसके पहले देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले ए प्लस बी बड़ा था, बी प्लस सी बड़ा था, सी प्लस ए भी बड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं, चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि हमने क्या बताया, ए और बी का अंतर सी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और ऐसे ही बी और सी का अंतर किससे, अगर बी और सी ले रहे हैं तो शेष बची संख्या कौन हो गई, ए हो गई, ए से छोटा हुआ। और अगर हम ए और सी का अंतर लेते हैं, तो ए और सी का अंतर लेते हैं तो शेष बचा कौन भुजा है, बी है, बी से छोटा होगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई भी दो भुजा लेंगे तो उनका योग जो होता है क्या होता है, उसका जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, शेष बची भुजा से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। लेकिन अगर अंतर लेते हैं तो जो शेष बची भुजा है उससे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर बात करते हैं त्रिभुजों की, तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। और दूसरा होता है कोण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है। तो बात होती है कोण की, तो त्रिभुजों के बारे में बाद में बताएंगे, पहले कोण को समझ लिया जाए। तो सबसे पहले अगर कोण समझना है तो देखिए एक होता है न्यून कोण, ठीक है। त्रिभुज में बाद में जाएंगे, पहले कोण समझ लीजिए, तभी तो कोण के आधार पे आप जानेंगे। न्यून कोण, ठीक है। फिर होता है समकोण, ठीक। अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण, और हो गया समपूर्ण कोण, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सरल कोण को हम ऋजु कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऋजु कोण। अब वृहत कोण को हम बोल सकते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोल सकते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। क्या है यहाँ पे, संपूर्ण कोण, ठीक। तो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कोण को दिखाते हैं थीटा से। किससे दिखाते हैं, थीटा से। थीटा अगर क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो, कोण अगर ये कोण है, कोण 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण।
समकोण की बात करें तो समकोण क्या होता है, थीटा बराबर कितना बताइए, 90 अंश, ठीक है। अधिक कोण की अगर बात करें तो वहाँ देखिए क्या होता है, अगर कोई भी कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, कम, क्या बोलेंगे उसको, अधिक कोण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। सरल कोण की बात करते हैं तो सरल कोण क्या होता है, थीटा बराबर हो गया 180 अंश हो गया, क्या हो गया, 180 अंश, ठीक है। अब देखिए बृहद कोण की बात करते हैं तो बृहद कोण क्या होगा, अगर कोण जो हो 180 अंश से अधिक हो, ठीक है, और 360 अंश से कम हो, उसको बोलते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। और अगर थीटा बराबर हो गया 360 अंश, क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया 360 अंश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समपूर्ण कोण। थीटा बराबर क्या हो गया, 360 अंश हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, समपूर्ण कोण। तो एक बार समझ लीजिए आप लोग कि अगर कोण 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यहाँ तक कि 89 अंश, चाहे 1 अंश, ये सब क्या हुआ, 0 अंश से बड़ा, 90 से छोटा, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, न्यून कोण, ठीक है। और यहाँ तो हमने बता ही दिया कि अगर 90 अंश का कोण होता है वो क्या होता है, समकोण, ठीक है। लेकिन अगर कोण 90 से अधिक हो, 180 से कम, जैसे मान लिया 91 अंश ही दे दिया, ठीक, फिर दे दिया 120 अंश, फिर क्या दे दिया 150 अंश, चाहे 179.5 अंश, ठीक है, ये किसके बीच में आएंगे, 90 से अधिक हैं, 180 से क्या है, कम, ठीक है। तो ये कोण क्या कहे जाएंगे, अधिक कोण कहे जाएंगे। सरल कोण की बात करें तो जहां पर कोण खुद 180 अंश का होता है उसको सरल कोण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सरल कोण, ठीक है। बृहद कोण की बात करते हैं। बृहद कोण क्या होता है, यदि कोई कोण 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, 180 से अधिक, 360 से कम, तो उसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। तो जैसे देख लीजिए क्या हो गया आपका 270 अंश, ठीक है, 190 अंश हो गया, देखिए 180 से अधिक लेना ना, क्या हुआ 190 अंश हो गया, ठीक। फिर अगर बात करें क्या 345 अंश हो गया, 355 अंश हो गया। तो देखिए खुद 270, 180 से अधिक, 360 से कम, 190 अंश, 190 अंश देखिए 180 से अधिक है, 360 से क्या है, कम है, ठीक है। 345 देखिए तो 180 से अधिक है, 360 से क्या है, कम है, 355 भी वही है। तो ये सारी संख्या क्या है, 180 से अधिक, 360 से कम है। तो किस तरह कोण हो गया है, बृहद कोण। और जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर खुद कोण 360 अंश का होता है तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए उसको कंप्लीट एंगल, चाहे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, चाहे संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, सरल कोण, चाहे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, टेट के, पूछा है कि निम्न में से प्रतिवर्ती कोण बताइए, निम्न में से प्रतिवर्ती कोण बताइए। अब देखिए ऑप्शन में क्या था, 360 अंश, 270 अंश, 180 अंश, और क्या हो गया 90 अंश, ठीक है। पूछा है निम्न में से प्रतिवर्ती कोण बताइए। तो ज़्यादातर लोगों को बृहद कोण मालूम होता है, ज़्यादा लोग क्या मालूम होता है, बृहद कोण। प्रतिवर्ती कोण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि क्या होता है प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण को ही बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगर कोण 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से क्या हो, कम हो, तो प्रतिवर्ती कोण होता है। तो अगर हम चेक करते हैं 360 अंश को, तो बताइए हमको 180 से अधिक, 360 से कम चाहिए था, यहाँ तो पूरा का पूरा 360 अंश है, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा, ये तो संपूर्ण कोण हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें 180 अंश, ठीक है,
तो बृहत कोण की बात करें तो बृहत कोण क्या होता है, 180 से अधिक 360 से कम। बृहत बोलिए चाहे प्रतिवर्ती बोलिए। तो ये बताइए 180 से अधिक चाहिए, ये 180 के बराबर है, हमको तो अधिक चाहिए था, तो ये आपका प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। ठीक है, ये आपका प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 90 अंश की, तो हमको ये बताइए प्रतिवर्ती कोण चाहिए था, प्रतिवर्ती 180 से अधिक है, 360 से कम है। ठीक है, तो ये बताइए 180 से अधिक 360 से कम चाहिए, और ये तो बताइए ये पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये बताइए ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 270 अंश। ठीक है, तो ये थे मेंसुरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के बारे में विधिवत लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैंने मेंसुरेशन के बारे में क्या पढ़ाया, 2D फिगर बताया और 3D फिगर बताया। 2D फिगर में क्या होता है, 2D फिगर में 2 डायमेंशनल फिगर होता है, द्विविमाएँ होती हैं, जिसमें बस दो चीज़ों के, जैसे दो विमाओं की माप की जा सकती है, जैसे लंबाई चौड़ाई। ठीक है, वृत्त है तो वृत्त में 2 त्रिज्याएं, दोनों तरफ त्रिज्याओं का माप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह देखें तो 2D फिगर आप अच्छी तरह समझ ही गए। और 3D फिगर की बात करें तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरह का मापन हो सके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो जाएगा। तो मैंने 2D बताया, 3D बताया, फिर उसके बाद से मैंने त्रिभुज में आपको बताया कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। फिर मैंने आपको न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण के बारे में बताया। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।